हमारे देश हिंदुस्तान में रिश्तों को काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है। इसीलिए लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका दोस्त, आपका भाई अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कन्नौज, और इसी कन्नौज का एक थाना पड़ता है गुरसाएगंज। गुरसाएगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है गौरैयापुर, और इसी गौरैयापुर गांव का रहने वाला है रमेश चंद दोहरे। रमेश चंद की पत्नी का नाम है उषा देवी। रमेश चंद की एक ही बेटी है जिसका नाम है संगीता। संगीता जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। रमेश चंद जो खेती किसानी का काम करता है और अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 21 जनवरी 2024 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की। दरअसल रमेश चंद के घर के अंदर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था। 10 बजे तक भी जब घर का कोई सदस्य बाहर नहीं निकलता है तो रमेश चंद के पड़ोस का रहने वाला राजू गौतम उसके घर के सामने जाता है और रमेश चंद को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन बावजूद इसके घर के अंदर से उसको कोई जवाब नहीं मिलता है, जिससे राजू को थोड़ा अटपटा सा लगता है। इसीलिए राजू इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ रमेश चंद के घर पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जैसे ही रमेश के घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल रमेश के घर के अंदर रमेश और उसकी पत्नी उषा देवी की डेड बॉडी चारपाई पर पड़ा हुआ था। उन दोनों के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह चुका था। पुलिस जब उन दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के शरीर पर फावड़े से कई बार वार किया गया है। दरअसल वो फावड़ा भी डेड बॉडी के बगल में ही पड़ा हुआ था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो मालूम चलता है कि घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि शायद अपराधियों ने दोनों की हत्या करने के बाद घर का सारा सामान लूट लिया है। लेकिन उस घर के अंदर से रमेश चंद की बेटी संगीता कहीं दिखाई नहीं देती है, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद अपराधियों ने दोनों की हत्या करने के बाद घर का सारा सामान तो लूट ही लिया है, साथ ही साथ संगीता का अपहरण भी कर लिया है। जैसे ही ये खबर पूरे गांव के लोगों को मालूम चलता है, पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन लोगों का पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव हो जाता है। लोग पुलिस के ऊपर दबाव देने लगते हैं कि जल्द से जल्द संगीता को ढूंढ कर लाया जाए। इसीलिए पुलिस भी इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो संगीता का और ना ही अपराधियों का कहीं कुछ पता चलता है। इसीलिए पुलिस संगीता के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल के साथ साथ मोबाइल का आखिरी लोकेशन भी निकालती है। तो मालूम चलता है कि संगीता के मोबाइल का आखिरी लोकेशन उसके घर का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस जब उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल को चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर संगीता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी परविंदर के नाम पर रजिस्टर्ड है। परविंदर जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल ये परविंदर कोई और नहीं बल्कि संगीता का ही सगा मामा है। परविंदर जो हरदोई जिले के कतनापुर गांव का रहने वाला है। पुलिस को लगता है कि शायद परविंदर ही संगीता के बारे में कुछ बता सकता है। इसीलिए पुलिस अपनी टीम के साथ परविंदर के घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब परविंदर के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि परविंदर भी पिछली रात से ही अपने घर से गायब है। पुलिस अब रमेश और उसके घर के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ करने के लिए फिर से रमेश चंद के घर पर जाती है और उसके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है।
तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल संगीता और परविंदर के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिल जाती है, उसके बाद पुलिस अब परविंदर और संगीता की हर जगहों पर तलाश करती है। धीरे धीरे लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके ना तो संगीता का और ना ही परविंदर का कहीं कुछ पता चलता है। इसीलिए पुलिस अब परविंदर के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है। लेकिन जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 18 अप्रैल को परविंदर का मोबाइल ऑन हो जाता है, लेकिन उसका लोकेशन पश्चिम बंगाल के हुगली शहर का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस परविंदर के पास पहुंचने के लिए एक टीम का गठन करती है और 20 अप्रैल 2024 को पुलिस अपनी टीम के साथ पश्चिम बंगाल के हुगली शहर के भदेश्वर थाने से जाकर संपर्क करती है। दरअसल परविंदर का लोकेशन इसी भदेश्वर थाने के अंतर्गत आरबीएस रोड के आसपास का दिखाई देता है। पुलिस अपनी टीम के साथ 20 अप्रैल को आरबीएस रोड पर जाकर एक झोपड़पट्टी से परविंदर और संगीता दोनों को अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से रमेश चंद और उसकी पत्नी उषा देवी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। परविंदर और संगीता भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन परविंदर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का कहीं न कहीं इंसानियत से भरोसा ही खत्म हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब संगीता की उम्र मात्र 18 साल होती है। संगीता अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, इसीलिए उसके माता पिता भी उसको काफ़ी लाड प्यार करते हैं। इसी लाड प्यार के चक्कर में संगीता अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है और काफ़ी मुश्किल से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करती है। उसके बाद अपने घर में ही अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। परविंदर, जो अक्सर अपनी बहन के घर पर जाता है, लगभग 10 या 15 दिन तक रहता भी है और जब भी अपनी बहन के घर पर जाता है, अपनी भांजी संगीता से भी काफ़ी खुलकर बातचीत करता है। लेकिन एक दिन परविंदर जब अपनी बहन के घर पर पहुंचता है, उस दिन शाम के समय रमेश और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची अपने ही गांव में एक शादी समारोह में जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसके लिए संगीता काफ़ी सस्ती संवरती है। संगीता जैसे ही मेकअप करके परविंदर के सामने आती है, बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। परविंदर जब उस दिन संगीता को देखता है, तो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। रमेश अपने पूरे परिवार के साथ रात के वक्त शादी समारोह में तो चला जाता है, परविंदर अपनी बहन के घर पर सो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं आती है। दरअसल परविंदर की आंखों के सामने संगीता ही दिखाई दे रही थी। रात भर संगीता के बारे में ही सोचता रहता है। हालांकि परविंदर को यह भी मालूम होता है कि उसके और संगीता के बीच में मामा भांजी का रिश्ता है। न जाने कब परविंदर को नींद आ जाती है, लेकिन अगली सुबह जब परविंदर की नींद खुलती है, तो देखता है कि घर के सारे सदस्य अपने अपने कामों में लगे हैं। संगीता भी किचन में नाश्ता तैयार कर रही है। परविंदर सीधे संगीता के सामने चला जाता है और उसकी तरफ काफ़ी अजीब निगाहों से देखता है। संगीता जब इस तरह का नज़ारा देखती है, हंसते हुए अपने मामा से पूछती है कि मामा, तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो। इस पर परविंदर कहता है कि संगीता, तुम बेहद ही खूबसूरत हो। जैसे ही इस तरह की बात कहता है, संगीता हंसते हुए अपने मामा से कहती है कि मामा, ये बात मुझे पहले से ही मालूम है। दरअसल गांव का हर व्यक्ति कहता है कि मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और आपको आज मालूम चला। इस पर परविंदर संगीता से कहता है कि नहीं संगीता, मुझे आज नहीं, मुझे कल शाम को मालूम चला, जब तुम मेकअप करके तैयार हुई थी। वाकई में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद परविंदर संगीता को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। जब बार बार उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखता है, तो संगीता को भी समझने में देर नहीं लगती है कि उसका मामा उसको पसंद करने लगा है। और आखिरकार एक दिन परविंदर अपने दिल की बात संगीता से कह देता है। इधर संगीता भी कहीं न कहीं परविंदर को पसंद करने लगी थी। संगीता भी परविंदर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद परविंदर और संगीता के बीच में
प्रेम प्रसंग ही शुरू नहीं हो जाता है, बल्कि दोनों अक्सर फोन के जरिए बातचीत भी करने लगते हैं। आखिरकार वो समय भी आता है जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात कहीं और नहीं बल्कि संगीता के घर में ही होती है। संगीता के माता पिता जब रात के वक्त खाना खाकर सो जाते हैं, परविंदर भी जब सोने के लिए छत पर चला जाता है, संगीता रात के वक्त परविंदर से मिलने के लिए छत पर चली जाती है। ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है, लेकिन एक दिन संगीता जब परविंदर से रात के वक्त मिलने के लिए छत पर जाती है, लगभग 12 बजे के आसपास उसकी माँ उषा देवी की नींद खुल जाती है। उषा देवी जब बाथरूम के लिए जाती है, छत पर उसको हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उषा देवी जब छत पर जाती है, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। उषा जैसे ही इस तरह का नजारा देखती है, देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उषा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई भी करती है, साथ ही साथ अपने भाई को भी अच्छा खासा खरी खोटी सुनाती है। लेकिन परविंदर उसी वक्त ही अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और रोते हुए अपनी बहन से कहता है कि दीदी, बस एक बार आखिरी गलती समझकर हम दोनों को माफ कर दीजिए। आइंदा से हम दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उषा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है। उषा को भी लगता है कि अगर ये बात आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल गई तो हम समाज में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी उषा दोनों को माफ कर देती है। उसके बाद परविंदर जब अपने घर पर आता है, लगभग 3 महीने तक अपनी बहन के घर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी संगीता से फोन के जरिए बातचीत करता रहता है। इधर जैसे ही इस बात की जानकारी संगीता के पिता को मालूम चलता है, वो इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब संगीता की जल्द से जल्द शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। इधर इस बात की जानकारी जब संगीता को मालूम चलता है, वो एकदम से डर जाती है। परविंदर के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, मैं किसी और से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, और इन लोगों ने अगर जबरदस्ती किसी और से मेरी शादी करने की कोशिश किया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तुम जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालो। संगीता जैसे ही इस तरह की बातें परविंदर से कहती है, परविंदर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। परविंदर संगीता को तसल्ली तो दे देता है, लेकिन परविंदर ये अच्छी तरीके से जानता है कि उसका जीजा किसी भी कीमत पर उसकी शादी संगीता से नहीं होने देगा। इसीलिए एक दिन परविंदर संगीता के नंबर पर फोन करता है और उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन संगीता कहती है कि इस तरीके से हमारी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। दरअसल मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों घर छोड़कर भाग चलते हैं। संगीता जब घर छोड़ने की बात कहती है, परविंदर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर हम दोनों ने घर छोड़ दिया तो तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, जिसकी वजह से तुम तो अपने माता पिता के पास चली जाओगी, लेकिन मुझे जेल जाना पड़ेगा, और अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारे माता पिता कैसे भी करके तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे। परविंदर जब इस तरह की बातें संगीता से कहता है तो संगीता को भी लगता है कि शायद परविंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसीलिए परविंदर संगीता से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें तुमको मेरा साथ देना होगा। संगीता परविंदर के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि उसका साथ देने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। परविंदर संगीता से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम्हारे माता पिता को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद तुम्हारे घर की जितनी संपत्ति है अपने साथ लेकर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं और वहीं जाकर बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इधर पुलिस को जब दोनों की डेड बॉडी मिलेगी, सबको यही लगेगा कि शायद लुटेरों ने तुम्हारे माता पिता की हत्या करके तुम्हारा अपहरण कर लिया है। जैसे ही अपने प्लान के बारे में संगीता से बताता है, संगीता भी परविंदर का साथ देने के लिए
तैयार हो जाती है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 20 जनवरी 2024 की सुबह सुबह परविंदर संगीता के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि हम अपने प्लान को आज ही अंजाम देंगे, तुम अपना सामान तैयार करके रखना, मैं रात के लगभग 10 बजे के आसपास तुम्हारे घर पर आऊँगा। जैसे ही इस तरह की बातें संगीता से कहता है, संगीता 20 जनवरी की रात के समय जल्दी ही खाना बना देती है और अपने माता पिता को खाना खिलाकर सुला देती है और परविंदर का इंतजार करने लगती है। रात के लगभग 10 बजे के आसपास परविंदर संगीता के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन परविंदर जब संगीता के घर के अंदर प्रवेश करता है, पहले संगीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। संगीता भी उसका विरोध नहीं करती है, इसीलिए दोनों पहले कमरे में जाते हैं और जाकर संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही दोनों संबंध बनाते हैं, इधर उषा देवी की नींद खुल जाती है। उषा जैसे ही उठती है, संगीता के कमरे में जाती है, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। उषा जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है, संगीता के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है। परविंदर उषा का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों मिलकर उषा को चारपाई पर लिटाकर उसके हाथ और पैर को बांध देते हैं। उसके बाद दोनों रमेश के कमरे में जाते हैं। रमेश भी काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही रमेश के भी हाथ और पैर को रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद संगीता अपने घर से एक फावड़ा उठा कर लाती है और उसी फावड़े से अपनी माँ के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से उषा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद परविंदर रमेश के कमरे में जाता है और उसी फावड़े से रमेश के ऊपर भी एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से रमेश की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर सूटकेस खोलते हैं और उसमें से सारा गहना और सारा पैसा ले लेते हैं और उसी रात को ही घर से निकलकर सीधे कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे मुंबई शहर चले जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद एक दिन वहां रुकते हैं और अगले दिन वहां से चलकर पश्चिम बंगाल के हुगली शहर पहुंच जाते हैं। हुगली शहर में पहुंचने के बाद इसी आरबीएस रोड पर एक झोपड़पट्टी में जाकर किराए का एक कमरा लेकर रहने लगते हैं। इधर परविंदर और संगीता दोनों अपना मोबाइल भी बंद रखते हैं। दोनों यहीं पर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और काफ़ी आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है, 18 अप्रैल को परविंदर एक सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाता है और जैसे ही मोबाइल में अपना सिम डालता है, उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। वाकई में परविंदर जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस परविंदर के बयान पर दोनों को अपनी हिरासत में लेती है और इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।